everyone, welcome to Law Series. Today we are going to study Sociological School of Jurisprudence under the topic School of Jurisprudence. Before I start the video, let me tell you that this Law Series channel is for the benefit of law students and those who are preparing for judicial services examination and those who are preparing for UGC NET. So please like and subscribe the channel for the रेगुलर अपडेट्स। आज हम पढ़ेंगे सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। लॉ इज एन सोशल फिनोमेना। सो सोशोलॉजिकल स्कूल एक्चुअली स्टडी करता है लॉ को एज अ सोशल फिनोमेना की तरह, and it also study the effect of law and society on each other. सो सोशोलॉजिकल स्कूल स्टडी करता है कि लॉ का सोसाइटी पे कैसा इफेक्ट है और सोसाइटी का लॉ पे कैसा इफेक्ट है। दे ऑल्सो ट्रीट लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड दे आर ओरिजिनेटेड एज अ रिएक्शन टू रिजिड लीगल पॉजिटिज्म। सो लीगल पॉजिटिज्म यानी कि जस्ट लाइक अ एनालिटिकल स्कूल, they are the reaction of analytical positivism. Analytical positivism कहता है कि state and sovereign who is giving command, that is the law, but उसके just against, just reverse ये कहता है sociological school that the society, the law lies in the society. Society से law बनता है. Peoples who are living in the society, they are making the law. So it is against the legal positivism, and it also says that law is designed on the basis of human experiences in order to meet the needs of the society. Now we will study all the thinkers of sociological school of jurisprudence. First we will start with Montesquieu. So he is the first one who perceived the influence of social condition ऑन लॉ। सोशल कंडीशन का लॉ पे कैसा इन्फ्लुएंस है, लीगल इंस्टीट्यूशन पे कैसा इन्फ्लुएंस है, ये फर्स्ट ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया। लॉ, इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मस्ट बियर द रिलेशन टू द क्लाइमेट ऑफ ईच कंट्री, द क्वालिटी ऑफ ईच सॉइल, द सिचुएशन एंड the extent, the principal occupations of the natives, and above all to all the religion of the inhabitants, to their inclination, riches, commerce, manners and customs. So इनका कहना था कि लॉ, एक पर्टिकुलर किसी भी नेशन का लॉ कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, उसके नेशनल कैरेक्टरिस्टिक से, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, ये सारी चीज़ें से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि वहाँ का लॉ कैसा है। और लॉ का जो रिलेशन होना चाहिए वो इन सब सारी चीज़ों से होना चाहिए, लाइक क्लाइमेट, सॉइल, वहाँ के इनहेबिटेंट, वहाँ का रिलीजन, इन सब से रिलेशन होना चाहिए वहाँ का लॉ का, अदरवाइज लॉ विल बी अ फ्यूटाइल टास्क। तो लॉ का रिलेशन वहाँ के नेशनल कैरेक्टरिस्टिक से होना चाहिए एज पर द मॉन्टेस्क्यू। Now Auguste Comte, he is actually a founding father of science of sociology. He applied scientific method. He applied scientific method to the study of sociology, which has been termed as scientific positivism. तो इन्होंने एक scientific method का study किया, इन्होंने apply किया scientific method for the study of sociology. सोशोलॉजी को स्टडी करने के लिए इन्होंने साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया, इसीलिए इनकी थ्योरी को साइंटिफिक पॉजिटिज्म की थ्योरी भी कहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि सोसाइटी इज लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोग्रेस व्हेन गाइडेड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो सोसाइटी प्रोग्रेस करती है ऑर्गेनिज्म की तरह, जैसे इंसान प्रोग्रेस करते हैं, जैसे कोई एक पर्टिकुलर आदमी प्रोग्रेस करता है, वैसे ही सोसाइटी भी प्रोग्रेस करती है व्हेन इट इज़ गाइडेड बाय
साइंटिफिक प्रिंसिपल, जब उसे साइंटिफिक प्रिंसिपल गाइड करता है तो वो प्रोग्रेस करती है एक ऑर्गेनिज्म की तरह. मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन as he is social being and he is regulated and controlled by law. मैन आइसोलेशन में नहीं रह सकता क्योंकि वो एक सोशल बीइंग है और इसलिए उसे एक लॉ के द्वारा रेगुलेट करना चाहिए. It is society and not the individual which should be the focal point of law. So हमें सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल्स को स्टडी करना चाहिए. क्योंकि मैन क्या है, मैन वो एक मेंबर है सोसाइटी का. तो हमें अल्टीमेटली सोसाइटी को ही स्टडी करना चाहिए. फोकल पॉइंट ऑफ लॉ क्या होना चाहिए, सोसाइटी होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल होना चाहिए. अब हम पढ़ते हैं हार्बर्ट स्पेंसर को. He is actually an English thinker who traced the evolution of society from simple to complex structure. He has also given scientific exposition to the organic theory of society, and he said that law is nothing more than a hardened custom. Law कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ custom है. And according to him, the purpose of law is to solve the conflicting interest of individual in the society. So law का purpose क्या होना चाहिए, वो conflicting इंडिविजुअल्स के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, यही लॉ का काम होना चाहिए, यही लॉ का पर्पस है. अब हम स्टडी करते हैं लियोन डुगोइट को. ही हैज़ एक्चुअली गिवन कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी. इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट दिया. सोशल सॉलिडारिटी क्या है, इसका मतलब होता है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैन इन द सोसाइटी. सोसाइटी में हर एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है किसी न किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. सो इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी का प्रिंसिपल दिया, जो कि ये कहता है कि सोसाइटी में हर एक आदमी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है. ही ऑल्सो सेड दैट लॉ टू सिक्योर एंड सर्व द सोशल सॉलिडारिटी. लॉ का काम क्या है कि वो सिक्योर करे और सर्व करे सोशल सॉलिडारिटी को. Law is to serve social solidarity, which is duty oriented, as it expects individuals to perform their obligation as a member of community. The only right of man is do do his duty. So according to him, सिर्फ लॉ का पर्पस क्या है, लॉ का पर्पस है कि वो सोसाइटी में सॉलिडारिटी मेंटेन करे और सोसाइटी में हर एक आदमी की सिर्फ ड्यूटी होती है, उनके कोई राइट्स नहीं होते. एंड एवरी पर्सन हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी इन द सोसाइटी. ही ऑल्सो रिजेक्टेड द स्टेट सॉवरेंटी एंड कंसिडर्ड स्टेट एज अ will of individual who governs. Now we will study Rudolf von Ehring. So he has said that social interest must gain priority over individual interest, and the purpose of law is to protect the interest of the society. So इनका कहना था कि सोशल इंटरेस्ट को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे, और हमारा फोकस होना चाहिए कि हम सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, न कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को. और ये क्या है, ये अगेंस्ट इंडिविजुअलिज्म है. मतलब कि इंडिविजुअलिज्म थ्योरी जो कि बेंथम और कांट ने दी, उन्होंने कहा कि वी शुड मैक्सिमाइज द प्लेजर ऑफ इंडिविजुअल एंड मिनिमाइज द पेन. सिर्फ उन्होंने इंडिविजुअल को फोकस में रख के अपनी थ्योरी दी, लेकिन इन्होंने सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात की, न कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात की. His philosophy, jurisprudence of interest, emphasizes on sociological aspect of law. So इन्होंने jurisprudence of interest की philosophy दी, और उस jurisprudence of interest के main features क्या हैं? Law is a result of constant struggle. Law एक result है constant struggle का. Law अचानक से नहीं आता, एक constant struggle होता है उसके पीछे. Like Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कितने सारी मेहनत है हमारे डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स की. सो एक स्ट्रगल के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व किया. सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट लॉ इज अ रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल, एंड लॉ इज टू सर्व द social purpose, not the individual purpose.
लॉ का काम है कि वो सोशल पर्पस को सर्व करे, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्पस को सर्व करे. एंड लॉ अलोन इज नॉट मीन्स टू कंट्रोल द सोसाइटी. सिर्फ लॉ ही नहीं है जो सोसाइटी को कंट्रोल करता है. सोसाइटी को कंट्रोल बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लाइक the climate, the topography, the economic factor, everything is controlling the society, not only the law. And the monumental work, the book which he has written, The Spirit of Law, Law as a Means to an End, ये दोनों बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. इनके नाम जरूर याद रखिए, बिकॉज इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन. मोस्टली ईयरिंग के बुक्स अक्सर देखे गए हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आते हैं. So always remember this two book. Now Eugen Ehrlich, he said that institution of marriage, domestic life, inheritance, possession, contract, etc. govern the society through living law, which dominates the life. So इन्होंने कंसेप्ट दिया लिविंग लॉ का. इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हो या प्रॉपर्टी का मैटर या पोजेशन का मैटर, ये सारे लिविंग लॉ से गवर्न होते हैं. और लिविंग लॉ क्या है? व्हाट इज लिविंग लॉ? लिविंग लॉ इज द एक्स्ट्रा लीगल कंट्रोल which dominates the social life even though not passed by the parliament or courts. So living law क्या है? वो एक एक्स्ट्रा लीगल कंट्रोल है जो कि सोशल लाइफ को गवर्न करता है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ लिविंग लॉ. like a dowry system, it is still prevailing in the society. dowry system अभी भी है हमारे सोसाइटी में, दहेज प्रथा. लेकिन उसके लिए लॉ भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उसे वैसे ही फॉलो किया जाता है. आज भी हमारे यहाँ दहेज लिया जाता है, दिया जाता है, जस्ट एज अ स्त्री धन. लेकिन ये क्या है? ये एक एक्स्ट्रा लीगल कंट्रोल है. सो बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो कि पार्लियामेंट में नहीं पास होते हैं, लेकिन सोसाइटी उसे फॉलो करती है एज अ एक्स्ट्रा लीगल कंट्रोल. तो वो क्या होता है? वो लिविंग लॉ होता है. नाउ लेट्स सी द रॉस्को पाउंड. He is also known as father of American sociological jurisprudence, and he has written many famous books like The Spirit of Common Law, An Introduction to the Philosophy of Law, and Social Control Through Law. He emphasizes on a functional aspect of law. Function of law is to reconcile the conflicting interests of individual in the community and harmonize their इंटर रिलेशन. सो इन्होंने कहा कि लॉ का फंक्शन है कि सोसाइटी में कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को सॉल्व करे, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को हार्मोनाइज करे. और इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट रॉस्को पाउंड हैज गिवन सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी. द मेन टास्क, और सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी क्या कहता है कि लॉ का मेन टास्क है टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द सोसाइटी. और इंटरेस्ट क्या है सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के? वो होते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट. प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है हमारा? जैसे कि हमारा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, हमारा सक्सेशनरी राइट, हमारी पर्सनालिटी और रेपुटेशन के लिए सारी राइट्स, ये सारी हमारी प्राइवेट इंटरेस्ट है. पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट, टेरिटोरियल वाटर प्रिजर्वेशन, ट्रस्ट, एंडाउमेंट से रिलेटेड सारी राइट, ये हमारी पब्लिक राइट होती हैं. सोशल इंटरेस्ट हमारे क्या होते हैं? सोशल इंटरेस्ट होते हैं जैसे कि रिलीजियस राइट्स, सिक्योरिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, ये सारे हमारे सोशल इंटरेस्ट होते हैं. तो लॉ का पर्पस है इन्हीं का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सर्व करना. अब रॉस्को पाउंड ने जूरल पोस्टुलेट्स दिए थे. ये एक एजम्पशन है जिसपे कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट जूरल पोस्टुलेट इज अदर विल कमिट नो इंटेंशनल एग्रेशन, एंड द सेकेंड वन इज मैन मे कंट्रोल what they have discovered, just like IPR concept. जो भी हम IPR में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो भी हमारा ओरिजिनल क्रिएशन है उसे प्रोटेक्ट करना है, ये लॉ का काम है. द थर्ड वन इज टू whom they are dealing with must act in good faith. जिससे भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो गुड फेथ में होना चाहिए. अदर मस्ट एक्ट with due care and not cast any unreasonable risk to another.
and the last one is others who maintain things which has tendency to cross boundaries will restrain them within a proper bound. So ये 5 जुरल postulates हैं. लास्ट वाला ये आपके कुछ कुछ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर जो केस है जो हम टॉट में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है कि हमारे पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हार्म कर सकती है किसी भी पर्सन को, सो वी शुड कीप देम इन ए प्रॉपर बाउंड्रीज. So these five jural postulates has been given by Roscoe Pound to solve the conflicting interest. So here we end with the sociological school of jurisprudence. Thank you. Have a nice day. Do like and subscribe this channel.